हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 9 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इसके अलावा DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, EMRS टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं सभी दिए हुए हैं। इस बुक में कुल 91 क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 संसाधन के रूप में लोग। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो यह प्राथमिक क्षेत्र की एक गतिविधि होती है। इसका कारण है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हमारे द्वारा बाद में बनाए जाने वाले अन्य सभी उत्पादों के लिए आधार बनता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें। ये क्वेश्चन केवीएस टीजीटी 2023 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिकथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो यह प्राथमिक क्षेत्र की एक गतिविधि होती है, जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी व डेयरी इत्यादि। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हमारे द्वारा बाद में बनाए जाने वाले अन्य सभी उत्पादों के लिए आधार बनाता है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे के प्रश्न पुरुषों और महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य में लैंगिक असमानता से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का उद्देश्य महिलाओं के विकास से संबंधित सामाजिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित एकीकृत योजना है। इसके साथ ही महिलाओं से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण, भंडारण, प्रकाशन एवं प्रसार, अनुसंधान और विकास हेतु बिहार राज्य महिला सूचना एवं संसाधन केंद्र जेंडर रिसोर्स सेंटर संचालित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 के लिए बिहार में महिला श्रमिकों के प्रतिशत वितरण के क्षेत्रवार हिस्से का आरोही क्रम में सही क्रम चुनिए। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 में कैंसल्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र। आगे के प्रश्न जनसंख्या की गुणवत्ता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001 से 2011 की 10 की वृद्धि दर 25% से अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर 25.07% थी। बिहार के शिवहर जिले की 10 की वृद्धि दर 30.65%, किशनगंज की
30.44% तथा सिवान की 22.25% थी। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर इज इक्वल्स टू 1 वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या अपॉन सजीव जन्मे बच्चों की संख्या इंटू 1000। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 2 कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए कथनों के संबंध में योग्य विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, अत्यधिक जनसंख्या के कारण भारत को अधिक वित्तीय समावेश की जरूरत है। कथन दूसरा है, भारत में वित्तीय समावेशन के लिए निजी बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक बैंकों की आवश्यकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। यह सच है कि भारत को अधिक वित्तीय समावेशन की आवश्यकता है और इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से वंचित है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी व्यक्ति या व्यवस्था, विशेष रूप से गरीब और कमजोर लोगों की बैंकिंग, ऋण, बीमा और भुगतान प्रणाली जैसे उपयोगी और किफ़ायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच हो। यह विचार कि भारत में वित्तीय समावेशन के लिए निजी बैंकों की तुलना में अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आवश्यकता है, एक दृष्टिकोण है जो देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऐतिहासिक रूप से निभाई गई भूमिकाओं में निहित है, जबकि सैद्धांतिक रूप से ऐसा होना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के लिए जनगणना आयुक्त कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सी चंद्रमौली। वर्ष 2011 की जनगणना के लिए जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में। भारत में जनसंख्या विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय संस्था मुंबई, महाराष्ट्र में है। IIPS की स्थापना जुलाई 1956 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान ESCP क्षेत्र के लिए जनसंख्या अध्ययन में प्रशिक्षण और अनुसंधान क्षेत्रीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह का जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात का जनघनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है, जो क्रमशः 270, 200 और 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कुल जनसंख्या का 73% है। महाराष्ट्र की साक्षरता दर 82.3%, तमिलनाडु का 80.1%, पश्चिम बंगाल का 76.3% और राजस्थान का 66.1% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य समूह 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। महाराष्ट्र में लिंगानुपात
929, मध्य प्रदेश में 931, गुजरात में 919 है। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 1084 तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 879 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति केंद्रित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा पर। निशुल्क और अनिवार्य विद्यालयी शिक्षा देने पर, शिशु मृत्यु दर कम करने पर, किशोरों किशोरियों में असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में जागरूकता लाने पर। 15 फरवरी 2000 को सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की। इसमें 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने के लक्ष्य को बढ़ाकर वर्ष 2070 कर दिया गया। जनसंख्या नीति का तत्कालिक उद्देश्य निरोधीकरण, स्वास्थ्य रक्षा, अवस्थापना व समन्वित प्रसूति सेवा इत्यादि है, जबकि इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। निःशुल्क और अनिवार्य विद्यालयी शिक्षा, शिशु मृत्यु दर को कम करना, किशोरों किशोरियों में असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में जागरूकता लाना, वर्ष 2010 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 पर लाना, 80% संस्थागत प्रसव, 100% प्रशिक्षित कर्मकारियों द्वारा और जन्म मृत्यु विवाह तथा गर्भ का 100% पंजीकरण कराना इत्यादि है। इसमें एम.एस. स्वामीनाथन के सुझावों की कठोर संस्तुतियों को कमजोर या समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा पर, साक्षरता दर पर और जीवन प्रत्याशा पर। जनसंख्या की गुणवत्ता यह निर्धारित करती है कि किसी देश का मानव संसाधन उत्पादकता, जीवन स्तर और सामाजिक गतिविधियों के स्तर सुनिश्चित करने में कितना सक्षम है। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर व जीवन प्रत्याशा पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि क्रियाकलाप। इन ऑप्शंस में से कृषिगत क्रियाकलाप ऐसा सामाजिक आर्थिक कारक है जो जनसंख्या के असमान वितरण के निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिन्हें भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। भौगोलिक कारकों के अंतर्गत तलरूप, जलवायु, मिट्टी, पानी और खनिज पदार्थ आते हैं, जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं व शिक्षा जैसे सामाजिक कारक एवं सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व वाले स्थान भी जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी हैं। इनके अलावा शहरीकरण और राजनीतिक निर्णय भी जनसंख्या के असमान वितरण के कारक हैं। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों। यह कार्यक्रम 22 जनवरी को पानीपत, हरियाणा में बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सामाजिक मानसिकता को बदलने और इस मुद्दे की गंभीरता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक जन अभियान के माध्यम से बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य लिंग पक्षपाती, लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना, बालिकाओं की उत्तरजीविता और सुरक्षा सुनिश्चित करना और बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से लिंग चयनात्मक गर्भपात और गिरते बाल लिंग अनुपात को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। प्रारंभ में देश के 405 जिलों में लागू किया गया। इस योजना के निम्न उद्देश्य है: लिंग आधारित चयन पर रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व की सुरक्षा करना, बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना, बालिकाओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
अगला प्रश्न है, सुनहरा युग मॉडल किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन रॉबिन्सन ने। सुनहरा युग गोल्डन एज मॉडल जॉन रॉबिन्सन ने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से आर्थिक विकास के बारे में किसके विचार एच लेविनस्टीन के विचारों से मिलते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर आर नेल्सन। आर आर नेल्सन ने अल्प विकसित देशों के लिए निम्न संतुलन पाश सिद्धांत विकसित किया था। लेविनस्टीन के क्रांतिक न्यूनतम प्रयत्न सिद्धांत की भांति नेल्सन का सिद्धांत भी माल्थस की इस उपकल्पना पर आधारित है कि किसी देश के प्रति व्यक्ति आय में न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर से बढ़ जाने पर जनसंख्या बढ़ने लगती है। इस प्रकार आर्थिक विकास के बारे में एच लेविनस्टीन के विचार आर आर नेल्सन से मिलते थे। अगला प्रश्न है, स्वर्ण युग गोल्डन एज मॉडल का विकास किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन रॉबिन्सन ने। स्वर्ण युग मॉडल का विकास जॉन रॉबिन्सन ने किया। आगे के प्रश्न बेरोजगारी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगार जो छिपा हुआ है को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगार जो छिपा हुआ हो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। भारत में यह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। मान लीजिए किसी एक किसान के पास 4 एकड़ भूखंड है और उसे अपने खेतों के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को निष्पादित करने में 2 सदस्य की आवश्यकता है, किंतु यदि वह अपने परिवार के 5 सदस्यों को कृषि कार्य में लगा ले तो यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी मानी जाती है, क्योंकि परिवार के 3 अन्य सदस्यों की सीमांत उपयोगिता शून्य है। अगला प्रश्न है, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत के कई जिलों में एक वर्ष में डैश दिनों के रोजगार की गारंटी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 100। नरेगा ने भारत के कई जिलों में एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी है। पहले चरण में इसे 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। बाद में 1 अप्रैल 2007 और 15 मई 2007 से क्रमशः 113 और 17 जिलों में विस्तारित किया गया था। शेष जिलों में 1 अप्रैल 2008 से अधिनियम के तहत शामिल किया गया। वर्तमान में यह अधिनियम देश के पर्याप्त ग्रामीण आबादी वाले 644 जिलों में लागू किया जा रहा है। अक्टूबर 2009 में नरेगा को मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में किस क्षेत्र में मुख्यतः मौजूद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि में। प्रच्छन्न बेरोजगारी की धारणा का उल्लेख सर्वप्रथम श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने 1936 में किया था, किंतु इन्होंने इसका प्रयोग मंदी के समय अधिक उत्पादक प्रयोग से कम उत्पादक प्रयोग की ओर श्रमिकों के चक्रीय हस्तांतरण के लिए किया। प्रायः ऐसा पाया जाता है कि खेती में उत्पादन के इष्टतम स्तर को प्राप्त करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता है उससे अधिक लोग कार्य में लगे रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें यदि खेत या कृषि से निकाल लिया जाए तो भी कृषि से प्राप्त कुल उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का आम तौर पर मतलब है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, इससे 3 अतिरिक्त लोग हैं। यदि इन्हें काम से निकाला जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी सीमांत उत्पादकता 0 होती है। अगला प्रश्न है, नरेगा किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2005 में। नरेगा
सितंबर 2005 में अधिनियमित किया गया और फरवरी 2006 में लागू किया गया, जबकि अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा कर दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुनिश्चित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 100 दिन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 25 अगस्त 2005 को अधिनियमित किया गया। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक प्रौढ़ सदस्य को कम से कम 100 दिन की गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करने की जिम्मेदारी होगी, जिसमें कम से कम 1/3 स्त्रियां होंगी। यदि श्रमिक को तय समय के भीतर रोजगार नहीं प्रदान किया गया तो बेरोजगारी भत्ता देय होगा, जो न्यूनतम वैधानिक मजदूरी से 1/3 से कम नहीं होगा। रोजगार श्रमिकों के निवास से 5 किलोमीटर के भीतर होगा। इससे बाहर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी देय होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला है, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। दूसरा है, बेरोजगारी जनशक्ति संसाधन के उचित उपयोग की ओर ले जाती है। तीसरा है, बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। चौथा है, बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में कमी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है और बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। बेरोजगारी तब होती है जब एक व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहा है और उसे काम नहीं मिल रहा। बेरोजगार का प्रभाव निम्नलिखित है। बेरोजगारी से श्रम शक्ति की बर्बादी होती है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। बेरोजगारी की समस्या गरीबी की समस्या को जन्म देती है। बेरोजगार व्यक्ति असामाजिक तत्वों के बहकावे में आसानी से आ सकते हैं। इससे लोकतांत्रिक मूल्यों की क्षति होती है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति ज़्यादातर होती है। पहला है शिक्षित, दूसरा है मौसमी और तीसरा है प्रच्छन्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, मौसमी और प्रच्छन्न। विकासशील तथा अल्प विकसित देशों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वह समग्र मांग की कमी के कारण नहीं होती, बल्कि संरचनात्मक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी की प्रकृति 2 प्रकार की होती है। मौसमी बेरोजगारी, बेरोजगारी की वह स्थिति जब लोगों के पास वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों में काम नहीं होता। प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी है जहां नियोजित लोग वास्तव में जरूरत से ज़्यादा होते हैं। अतिरिक्त लोगों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यदि इन्हें काम से निकाल दिया जाए तो भी उत्पादन ज्यों का त्यों बना रहेगा। यह आमतौर पर असंगठित क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी तब होती है जब श्रमिक एक नौकरी से दूसरी नौकरी में चले जाते हैं। इस बेरोजगारी को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी तब होती है जब श्रमिक एक नौकरी छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगार के बीच की अवधि में वह अस्थायी बेरोजगार रहता है। ऐसी अस्थायी स्वभाव की बेरोजगारी को हम घर्षणात्मक बेरोजगार कहते हैं। ऐसी बेरोजगारी प्रायः विकसित देशों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी को वर्णित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक बिस्कुट फैक्ट्री को 10 व्यक्तियों की आवश्यकता है किंतु वह 15 व्यक्तियों को नियोजित करती है। अल्प बेरोजगारी की स्थिति उस स्थिति को कहा जाता है जब लोग स्पष्ट रूप से काम कर रहे होते हैं लेकिन उन सभी को उनकी क्षमता से कम काम कराया जाता है। इस विषय में व्यक्ति खुद को नियोजित मानता है लेकिन वास्तव में काम नहीं कर रहा है। इसे ही छद्म या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण, एक बिस्कुट फैक्ट्री में 10 व्यक्तियों की आवश्यकता है किंतु वह 15 व्यक्तियों को नियोजित करती है। इसमें से यदि 5 व्यक्तियों को निकाल दिया जाए तो कंपनी के कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी सीमांत उत्पादकता 0 है। अगला प्रश्न है, गिनी गुणांक का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आय की असमानता को। गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है, जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप करती है। यह वास्तविक लॉरेंज वक्र तथा निरपेक्ष क्षमता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा निरपेक्ष समता रेखा के नीचे के संपूर्ण क्षेत्र के बीच अनुपात प्रदर्शित करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गरीबी एक चुनौती के रूप में इससे संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।